अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट डाइस करेंगे बेसिकली कि डायरेक्ट डाइस क्या होती हैं और उसको किस तरीके से किस तरीके के सबस्ट्रेट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किस तरह का उनका फाइबर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल टाइप्स होती हैं, उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी किस तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा इसके बारे में आपको। अब यहाँ पर बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर से। अब अभी हम लोगों ने बेसिकली जितनी भी डाइस को डिस्कस करना है इस तरह के ब्रीफ इंट्रोडक्शंस में, हम उसकी एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए हमने उसका बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे डाई क्रोमोजन कोड। पूरे के पूरे डाई स्ट्रक्चर का वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्रोमोजन कहा करते हैं। और उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए जो आयनिक पार्ट उसमें अटैच किया जाता है उसे हम सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप कहते हैं। वो कैटायनिक नेचर का भी होता है, एनायनिक नेचर का भी होता है। अब मेनली अगर हम डायरेक्ट डाइस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट डाइस के अंदर जो हमारे पास इसका सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप होता है वो पर्टिकुलरली कैसा होता है, एन आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, एन आयनिक नेचर सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं अगर हम इसकी डिटेल केमिस्ट्री में जाएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, जो कि अक्सर न्यूट्रल फॉर्म में भी यूज़ किए जा रहे होते हैं, सॉल्ट फॉर्म में, या फिर एसिडिफाइड फॉर्म में भी यूज़ किए जा रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के किस तरीके की हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसकी बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही होती हैं। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये डायरेक्ट डाइस कौन से सबस्ट्रेट्स के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, क्योंकि इनकी स्टेनिंग तकरीबन आप समझ लें कि बहुत सारे तमाम फाइबर्स के साथ इसकी कुछ ना कुछ स्टेनिंग लाजमी हो रही होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से फाइबर्स के लिए प्रेफर की जा रही होती हैं, ये सेल्यूलोजिक फाइबर्स के लिए प्रेफर की जा रही होती हैं। आपको पता है जितने भी प्लांट फाइबर्स हैं एक्सेप्ट फॉर रबर फाइबर, वो सारे के सारे सेल्यूलोजिक इन नेचर है, मेनली सेल्यूलोज से कंपोज हुए हैं। उन सब के ऊपर डायरेक्ट डाई अप्लाई की जा सकती है। सिमिलर टू दैट कई सारे हमारे पास रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर्स हैं, नॉन मॉडिफाइड की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर भी हमारे पास डायरेक्ट डाई अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डाई फाइबर का इंटरेक्शन किस तरह का होता है। डाई फाइबर का इंटरेक्शन ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयन डायपोल फोर्सेस से होता है, और ज़ाहिर है वैन डर वाल फोर्सेस तो तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अट्रैक्शन है उसके अंदर, और इसी अट्रैक्शन की वजह से हम उसको क्या कह रहे होते हैं, डायरेक्ट डाइस को हम सब्सटैंटिव डाइस भी कह रहे होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली सिर्फ ये अपनी सब्सटैंटिविटी की वजह से अपने आप को सबस्ट्रेट से अटैच की हुई होती हैं, कोई स्पेसिफिक प्राइमरी बॉन्डिंग उसके साथ नहीं बना रही होती हैं, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास कौन कौन सी केमिकल क्लासेस हैं डायरेक्ट डाइज में, तो उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास डायरेक्ट डाई की जो केमिकल क्लासेस हैं उसके अंदर सबसे टॉप नंबर पे हमारे पास आती हैं एजो डाइज। इसमें ज़्यादातर हमारे पास डिस एजो, ट्रिस एजो और पॉली एजो डाइज होती हैं। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर मोनो एजो भी हो, लेकिन ज़्यादातर बड़ा मॉलिक्यूल करने के लिए हम लोग डिस एजो, ट्रिस एजो या पॉली एजो की तरफ जा रहे होते हैं। स्टिल्बीन डाइज होती हैं और ऑक्साजीन डाइज होती हैं, पिथैलोसाइनिन डाइज होती हैं, और इसी तरीके से हमारे पास ये 4 डाइज की जो टाइप हैं हमारे पास ज़्यादातर डायरेक्ट डाई में इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी ये 2 टाइप्स भी हैं हमारे पास, जिसमें से थायाजोल डाइज और उसके अलावा कॉपर कॉम्प्लेक्स एजो डाइज होती हैं। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है याद रखने वाली कि वो तमाम की तमाम डायरेक्ट डाइज जिसके अंदर साइक्लिक एमाइड सिस्टम पाया जाता है, उसकी एफिनिटी सेल्यूलोजिक फाइबर्स के साथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इवन दो व्हेन दे हैव स्मॉलर स्ट्रक्चर, तब भी उसकी एफिनिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा। इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी मैं साथ साथ अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख लीजिएगा ताकि लेक्चर कंसाइज रहे। मैं स्पीड इसमें स्लो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं, रिलेट करते जाइएगा पॉइंट्स को। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सॉल्युबल होंगी ये डाइस। क्यों सॉल्युबल होंगी? क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप था। वो किस नेचर का था? एनायनिक इन नेचर होता है, याद रखिएगा। ऑब्वियसली एनायनिक नेचर की वजह से क्या होती है, पोलर नेचर आ जाएगा इसके अंदर, सॉल्युबल हो जाएगी ये डाई। ज़्यादातर ये डाइस कैसी होती हैं, लार्जर इन मॉलिक्यूल्स होती हैं, लार्जर साइज़ की होती हैं।
और इसी तरीके से ये प्लेनर होती हैं। अच्छा, डायरेक्ट डाइस का प्लेनर होना क्यों ज़रूरी है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। इमेजिन करिएगा इस स्ट्रक्चर को कि ये हमारे पास सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। मतलब इमेजिन करने में क्या जा रहा है, जाहिर है हमारे पास सेलुलोज का एक फाइबर है, और अगर मेरे पास डाई का स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं है बल्कि सर्कुलर शेप का है, तो इसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंपैरेटिवली कम होंगे। बेसिकली इसका जो कांटेक्ट एरिया है वो काफ़ी कम होगा। लेकिन वहीं अगर सबस्ट्रेट के साथ मैं बिल्कुल एक फ्लैट किस्म की डाई का इंटरेक्शन करा रहा हूँ, तो यहाँ अमाउंट ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्ट डाइस का इंटरेक्शन फाइबर के साथ किस तरह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, आयन डायपोल फोर्सेस के थ्रू या वैन वाल फोर्सेस के थ्रू। तो जितना ज़्यादा कांटेक्ट एरिया होगा उतनी ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, और यही वजह है कि जब उसका साइज बड़ा होगा तो उसकी अट्रैक्शन भी इंक्रीज होती चली जाएगी फ्लैट सरफेस की वजह से। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ेगा, उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो स्मॉलर इन साइज डाइज होंगी उसकी फास्टनेस कंपैरेटिवली वीक होगी, वेट फास्टनेस की बात की जाए, और जितने लार्जर इन साइज होंगे मॉलिक्यूल उसकी वेट फास्टनेस कंपैरेटिवली बेटर होगी। लेकिन अमूमन इसकी जो वेट फास्टनेस होती है डायरेक्ट डाइस की, वो कैसी होती है, बैड वेट फास्टनेस होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्राइमरी ख़ास किस्म की प्राइमरी बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी दफ़ा आप इसको वॉश करेंगे हर दफ़ा कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, ज़रूर ब्लीड होगा। ठीक है, और लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि लार्जर इन साइज़ हैं इस वजह से इसकी जो लाइट फास्टनेस है वो कंपैरेटिवली बेटर होगी। अब इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे, इमेजिन करें, इस इमेजिनेशन से अक्सर व बेशतर ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ याद रह जाती है बात। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक गिलास पानी पिलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली आप उससे मरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको डिस्पर्स कर लेगी पूरे के पूरे सिस्टम में। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा टैंक, उसका पाइप आपके मुंह से लगाया जाए और उसको ऑन कर दिया जाए, तो क्या होगा, आपकी बॉडी उस इतने ज़्यादा अमाउंट को डिस्पर्स नहीं कर सकती, वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपको नुकसान होगा, आप बर्स्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो डाई मॉलिक्यूल्स का भी यही सिनेरियो है। जो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल हैं, मिसाल के तौर पे छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसको सनलाइट अगर मिल रही है तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होगी, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और वो फेड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कंपैरेटिवली बड़े साइज का डाई मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, उसके अंदर यूवी लाइट की एनर्जी इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, वो अच्छे से डिस्पर्स हो सकेगी, और डिस्पर्स होने की वजह से उसकी फेडिंग, उसकी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स कंपैरेटिवली डिले हो जाएगी, वो रेजिस्ट कर सकेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि लार्जर साइज होने की वजह से डायरेक्ट डाइस की जो लाइट फास्टनेस है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसके अलावा फिर हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, एसडीएस वालों ने बेसिकली क्या किया, डायरेक्ट डाई को इन 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया। कौन सी 3 बेसिस, 3 क्लासेस उन्होंने बता दी। कुछ बुक्स में क्लास लिखा हुआ है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर ये उन डायरेक्ट डाइस को क्लासिफाई कर रहे होते हैं जिनकी सेल्फ लेवलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सेल्फ लेवलिंग प्रॉपर्टीज मतलब ये अक्सर स्मॉलर इन साइज की जो डाइज होती हैं उनके अंदर होती है, क्योंकि साइज छोटा होगा, उनकी डिफ्यूजन फास्ट होगी। डिफ्यूजन फास्ट होने की वजह से थ्रू आउट द फैब्रिक उसका कलर इवन आएगा। वहीं पर जिन डाइस की माइग्रेशन प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली लो होंगी उसको फिर हम सॉल्ट कंट्रोलेबल की कैटेगरी में लेकर आ रहे होते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ सल्फोनेटेड ग्रुप्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सेंसिटिव हो जाती हैं और फौरन जिस जगह पर जा रही होती हैं वहाँ पर स्टिक होने की टेंडेंसी रखती हैं, डिफ्यूजन रेट इसका कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको सॉल्ट के अमाउंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम उसमें इंक्रीमेंटल एडिशन करें तो क्या होगा, बेसिकली उसके अंदर शेड जो है इवनली अचीव हो सकेगा हमें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी है वो और ज़्यादा सॉल्ट सेंसिटिव है लेकिन टेम्परेचर सेंसिटिव भी है। तो इसके अंदर हम टाइम टू टाइम सॉल्ट एडिशन कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंटल एडिशन। बहुत एकदम से बहुत सारा सॉल्ट नहीं डालेंगे वरना उससे भी बड़ा खतरनाक मसाला आएंगे। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को भी हम इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो ए कैटेगरी है वैसे तो वो सेल्फ लेवलिंग है, आपको अक्सर बुक्स में लिखा हुआ भी आएगा कि बगैर सॉल्ट के भी इसमें काम हो सकता है, लेकिन स्टिल हम उसमें इनिशियली एक दफ़ा सॉल्ट ज़रूर डालते हैं। सॉल्ट का क्या पर्पज़ है हम अभी इसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन आपको इसकी कंडीशंस का एक बेसिक आइडिया होगा।
ए कैटेगरी की जो डाइज हैं सेल्फ लेवलिंग प्रॉपर्टीज़ जो रखती हैं, उनके अंदर स्टार्ट में ही आप अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सॉल्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो थ्रू आउट द प्रोसेस वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं फैब्रिक के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो बी कैटेगरी है उसके अंदर आप इंक्रीमेंटल एडिशन करते हैं, टाइम टू टाइम एक स्पेसिफिक अमाउंट की डोजिंग करते रहते हैं ताकि शेड इवन होता रहे, ठीक है। इसी तरीके से जो सी कैटेगरी है उसके अंदर भी यही मामला है। अब टेम्परेचर सेंसिटिव है तो जाहिर है टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। नॉर्मली जो ए कैटेगरी डाइज हैं ये 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, पूरा का पूरा हमें इसका इम्पैक्ट मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से बी कैटेगरी की जो डाइज हैं हमारे पास वो 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं, और सी कैटेगरी की जो डाइज हैं हमारे पास वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा पे अचीव हो जाएगी हमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो बुक्स में लिखा हुआ नज़र आएगा 100 या 100 से ज़्यादा, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि भाई 100 से ज़्यादा टेम्परेचर कैसे जाएगा। तो दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। पहली बात तो ये कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब कोई जगह अगर सी लेवल से ऊपर या नीचे हो उसके यहाँ से टेम्परेचर वेरी कर सकता है। दूसरी चीज़ 100 से ऊपर स्टिल ले जाया जा सकता है अगर आप एक क्लोज्ड वेसल को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन मेनली आप इस तरह की कंडीशन में क्लोज वेसल की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, आप 100 डिग्री पे नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाके आप इसको डाई कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो बात की थी कि सॉल्ट की एक्चुअल क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि डाई के ऊपर किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए सेल्यूलोज के ऊपर किस तरह का चार्ज है, ठीक है। नॉर्मली सेल्यूलोज कम्प्लीटली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इस पे पार्शियल चार्जेस मौजूद होते हैं। इसको हम रिलेट करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। आपने देखा होगा ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो इसका रिपीटिंग यूनिट है इसके अंदर कम से कम भी 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैंने OH की तरह नहीं बल्कि इसको मजीद एक्सपेंड करके बनाया ताकि आप इस चीज़ को रिलेट कर सकें अच्छे से। आपको इसका जो हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, वो इसके स्ट्रक्चर की तरफ बेंड हुआ हुआ है, और बाहर की तरफ क्या चीज़ एक्सपोज्ड है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन बाहर की तरफ बेंड है। मतलब जो एक्सपोज्ड चार्ज है फैब्रिक की सरफेस के ऊपर वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और इस चीज़ को आप ऐसे रिलेट करें कि जब हमारे पास डायरेक्ट डाई यहाँ पर आ रही है, डायरेक्ट डाई के ऊपर भी किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो सेल्यूलोज का नेगेटिव चार्ज और डायरेक्ट डाई का नेगेटिव चार्ज, सिर्फ ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, आप इसको ऐसे इमेजिन करें क्योंकि तमाम की तमाम डाइज एरोमेटिक सिस्टम्स कंटेन कर रही होती हैं। और आपने देखा होगा रेजोनेंस के अंदर ऊपर और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है। वो पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज काफ़ी डोमिनेट कर रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर रिपल्जन की वजह से क्या होती है, यहाँ पर कोई डाई इतने आराम से इसके अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाती डायरेक्टली। ये जो रिपल्जन पोटेंशियल होता है इसको हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्ट क्या करता है, मेनली जब आप सॉल्ट यूज़ करते हैं अक्सर व बेशतर हम NaCl यूज़ करते हैं, तो NaCl का जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव आयन, वो क्या करेगा, डाई और फैब्रिक के दरमियान में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो रिपल्जन थी वो ओवरकम कर देगा। सोडियम क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को भी और इस नेगेटिव चार्ज को भी क्या करेगा, एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जीटा पोटेंशियल मिनिमाइज हो जाएगा और डायरेक्ट डाई फैब्रिक के साथ इंटरैक्ट कर पाएगी, ठीक है। और जब डायरेक्ट डाई फैब्रिक के ज़्यादा करीब आएगी तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन नीचे की तरफ बेंड हुआ था उसकी अट्रैक्शन की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ऊपर की तरफ बेंड होगा और इसके साथ क्या डेवलप करेगा, आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप करेगा। या यही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ भी अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा थ्रू आउट द फैब्रिक उतनी ज़्यादा अच्छी इंटरैक्शन, उतनी अच्छी अट्रैक्शन डेवलप हो सकेगी, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। अब इसके अंदर जितनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप नॉर्मल ऐसे फैब्रिक जो बहुत ज़्यादा वॉश होते हैं उसके ऊपर इस डाई को अप्लाई नहीं कर सकते, उन फैब्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा वॉश करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्टिल अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी ऐसे फैब्रिक पे अप्लाई करूँ जो बहुत ज़्यादा वॉश होता है तो मुझे इसकी फास्टनेस इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उस फास्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के आफ्टर ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट्स के बारे में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, अगर
हम इसकी एप्लीकेशन की भी बात करें तो इसकी एप्लीकेशन, उसकी कंडीशंस, उसकी ऑक्सिलरीज भी वेरी कर रही होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम इसको एग्जॉस्ट प्रोसेस से अप्लाई कर रहे हैं या सेमी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।